हेलो, गुड मॉर्निंग। सर। क्या हो, राम निवास तबीयत ठीक नहीं है? सो कैसे रहे हो तुम? कल हमने एनेंशियोमर्स की बात कर ली थी। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी पहचान कैसे की जाती है, और फिर कार्बन कार्बन का अपन ने नामकरण देख लिया था कि कार्बन कार्बन की दुनिया में दो रूप है। अब दोनों रूप एक जैसे हैं दिखने में, तो दोनों रूप दिखने में एक जैसे हैं, तो फिर उनकी पहचान कैसे की जाएगी? तो उनकी पहचान की जाएगी उनके नाम से, ठीक है। तो नाम तो जैसे सबसे पहले जो दिया गया था वो डी एंड एल दिया गया था। अब डी एंड एल जो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेबल है वो किस पे एप्लीकेबल है? कार्बोहाइड्रेट्स पे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड पे। लेकिन अगर कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ, कोई अमीनो एसिड नहीं हुआ, कोई ऐसा कंपाउंड हो गया वो कार्बन है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं, उसके पास OH नहीं, उसके पास NH2 नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर एक सिस्टमैटिक, एक पॉपुलर नोमेनक्लेचर निकाला गया जो किसी के सापेक्ष में नहीं था। वो एब्सोल्यूट एक कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया, एक परफेक्ट विन्यास निकाला गया जो सब पे लग जाएगा, और वो था R&S। R&S के लिए आपको ना किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी का कोई सापेक्ष ग्रुप देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ग्रुप हो आप R&S लगा सकते हैं, ठीक है। कल आपको R&S की शीट मिली थी, हालांकि मैंने कहा था DPP करने के लिए, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो पहले R&S पे। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ में आपके पास HCH3 HOH CH2 CH2 OH C डबल बॉन्ड OH, आपके पास ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में आपको दूसरे और तीसरे कार्बन का नामकरण करना है, सही बात है। यहाँ पे दूसरा कार्बन काढ़ ले और तीसरा कार्बन भी काढ़ ले, तो इसका नाम क्या होगा? तो ये तो हो सकता है नाम, देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, मतलब H को तो सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, H को सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला, ठीक है। अब ऊपर भी कार्बन, साइड में भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, किसको पहली प्रायोरिटी दे? ऊपर वाले को, नीचे वाले को, या साइड वाले को? तो देखो साइड वाले कार्बन के पास आगे क्या जुड़े हुए? तीनों के तीनों H जुड़े। नीचे वाले कार्बन के पास एक O और नीचे पे एक कार्बन। ऊपर वाले कार्बन के पास इधर भी O, इधर भी O, और ये डबल बॉन्ड हो, तो मतलब कि ये दो O हो गए, तो मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको मिलेगी। सेकंड प्रायोरिटी नीचे वाले को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी साइड वाले को मिलेगी। अब काउंटिंग की जाए तो 1 2 3 कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। अब लीस्ट प्रायोरिटी कहां पे? हॉरिजॉन्टल पे, तो S का क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे नीचे वाले कार्बन की जाए तो नीचे वाले कार्बन में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, सेकंड किसको मिलेगी? ऊपर वाले को या नीचे वाले को? ऊपर वाले। तो देखो ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है। ऊपर वाले कार्बन के पास एक कार्बन एक H, नीचे वाले कार्बन के पास एक कार्बन दो H, नीचे वाले कार्बन के पास दो H और एक कार्बन, इसके पास एक ही H है और दो कार्बन है, तो इसके पास हाई एटॉमिक नंबर वाले ज्यादा एटम है, तो इसलिए सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऊपर वाले को, और थर्ड प्रायोरिटी इसको, और फोर्थ इसको। 1 2 3 कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? S।
लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पे, इसका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। आंसर क्या दे रखा है? ए दे रखा है। ए क्या है? 2s3r। क्या दे रखा है? 2s3r। नहीं मेरे तो ये यार हमारे तो ये है। हमारे भी ये है। ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, ऊपर वाले कार्बन के पास 2 है, O है, इसके पास एक O है, तो पहली इसको मिलेगी, दूसरी इसको मिलेगी, तीसरी 1 2 3 नहीं ये होगा आर आर होगा। ओके और कौन सा डाउट है? 10वां इसमें ऊपर वाले कार्बन की बात की जाए तो पहली प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऊपर वाले कार्बन को या नीचे वाले कार्बन को? नीचे वाले कार्बन को। ऊपर वाले कार्बन के पास O है लेकिन नीचे वाले कार्बन के पास Cl है और Cl का एटॉमिक नंबर O से ज्यादा होता है, तो सेकंड इसको मिलेगी और फिर थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी। 1 2 3 कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा R। लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पे, तो R का क्या हो जाएगा S। आया समझ में? ठीक है। अब नीचे वाले कार्बन की बात की जाए तो फर्स्ट इसको, सेकंड ऊपर वाले को मिलेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। 1 2 3 कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा S। लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका क्या हो जाएगा R। SR होगा ये। क्या आंसर दे रखा है? आया समझ में? उसके पास 3 O है भले, लेकिन इसके पास एक Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर O से ज्यादा होता है। पहले एटॉमिक नंबर देखा जाएगा। ओके और कोई डाउट? ओके ओके चलिए बताइए, कल हमने बात करी थी एक अलग करने की, आज हम बात करते हैं 2 अलग करने की। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ये सभी आपस में आइसोमर्स है सभी आइसोमर्स, सबका फॉर्मूला सेम है, ये दोनों आपस में क्या है? फर्स्ट और सेकेंड ये आपस में क्या है? फर्स्ट और सेकेंड आपस में आइडेंटिकल है या एनेंशियोमर है? क्या है? ये एनेंशियोमर्स है, ये आपस में एनेंशियोमर्स है। देखो ये जो सेकंड है वो फर्स्ट की क्या मिरर इमेज है, बीच में यहाँ पे आईना लगा दो तो बिल्कुल ये मिरर इमेज बन जाएगी। तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है, आइसोमर्स, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे? एनेंशियोमर्स। तो फर्स्ट और सेकंड तो आपस में एनेंशियोमर है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ये आपस में क्या है? थर्ड और फोर्थ भी आपस में क्या है? एनेंशियोमर्स है।
थर्ड और फोर्थ भी आपस में एनेंटियोमर्स है। थर्ड और फोर्थ एक दूसरे की देखो मिरर इमेज है, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या है, फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या है, क्या वो एनेंटियोमर है? नहीं, फर्स्ट और थर्ड सेम भी नहीं है। देखो ना ये एनेंटियोमर है ना ये सेम है। देखो फर्स्ट और थर्ड में देखा जाए ऊपर वाला कलर कार्बन क्या हो चुका है, उल्टा हो चुका है, ठीक है। लेकिन नीचे वाला कलर कार्बन क्या है, सीधा है। तो कुछ सीधा है और कुछ उल्टा है। तो कुछ सीधा हो और कुछ उल्टा हो तो उनको हम कहते हैं डाइस्टीरियोमर। ये आपस में डाइस्टीरियोमर है, ये डाइस्टीरियोमर है। कुछ सीधा कुछ उल्टा। अगर पूरा पूरा उल्टा हो जाए, दोनों के दोनों कलर कार्बन उल्टे हो जाए तो एनेंटियोमर, ठीक है। कुछ भी उल्टा ना हो, दोनों के दोनों सीधे हो तो आइडेंटिकल। अगर कुछ उल्टा है और कुछ सीधा है तो उसको हम कहते हैं डाइस्टीरियोमर। तो फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर। फर्स्ट और फोर्थ क्या है, फर्स्ट और फोर्थ क्या है, फर्स्ट और फोर्थ में डाइस्टीरियोमर। देखो ऊपर वाला कलर कार्बन क्या है, सीधा, लेकिन नीचे वाला क्या हो चुका है, उल्टा। तो कुछ सीधा कुछ उल्टा, तो फर्स्ट और फोर्थ भी आपस में क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर, ठीक है। सेकंड और थर्ड आपस में क्या है, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड भी क्या है आपस में डाइस्टीरियोमर। देखो कुछ सीधा और कुछ उल्टा, तो ये भी क्या है आपस में डाइस्टीरियोमर, ठीक है। सेकंड और फोर्थ आपस में क्या है, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ भी आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर। देखो कुछ सीधा और कुछ उल्टा, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर, ओके। अब देखो समझना, एक कलर कार्बन कितने तरीके से रहता है, दो तरीके से रहता है। अगर मॉलिक्यूल में एक कलर कार्बन हो तो उसके ग्रुप कितने होंगे, दो होंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में अगर दो कलर कार्बन हो तो उसके ग्रुप कितने होंगे, चार होंगे। एक दो तीन चार। कि अगर सुनना, अगर एक कलर कार्बन होता है तो उसके ग्रुप कितने होते हैं, दो। अगर दो कलर कार्बन होंगे तो उसके ग्रुप कितने होंगे, चार। ये चार बने हैं, ठीक है। कि मतलब कि एक तो तरीका है कि दोनों के दोनों उल्टे हो जाए, एक तरीका है कि एक उल्टा हो जाए और एक सीधा रहे, फिर दूसरा है कि ऊपर वाला सीधा रहे नीचे वाला उल्टा हो जाए, ठीक है। तो हो गए ना चार तरीके, आया समझ में। तो एक कलर कार्बन दो तरीके से रहेगा, दो कलर कार्बन चार तरीके से रहेंगे। अगर मॉलिक्यूल में अगर दो कलर कार्बन होंगे तो आपके आइसोमर्स कितने होंगे, चार। क्या वो चारों के चारों आपस में एक दूसरे के एनेंटियोमर होंगे, नहीं। एनेंटियोमर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वहां पे क्या हो जाएंगे, कुछ डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपस में एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर होंगे और कुछ आपस में एक दूसरे के एनेंटियोमर होंगे। आया समझ में, लिख लो। यहाँ पे आरएनएस तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रुप पता नहीं है, ठीक है। उसमें भी आएंगे, उसमें भी आएंगे।
ओके डन। अब डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? जैसे एनेंशियोमर क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स आइसोमर्स होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपरइम्पोजिबल होते हैं। डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? तो डायस्टेरियोमर सिंपल भाषा में कहा जाए कुछ सीधा कुछ उल्टा, उनको हम कहते हैं डायस्टेरियोमर, ठीक है। वरना डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? आइसोमर्स, नॉन मिरर इमेजेस, नॉन सुपरइम्पोजिबल। आइसोमर्स हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोजिबल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ढके नहीं जाते। तो आइसोमर्स हैं लेकिन नॉन मिरर इमेजेस है एंड नॉन सुपरइम्पोजिबल है, उनको हम क्या कहते हैं? डायस्टेरियोमर। लिखो एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम नहीं, एग्जैक्टली सेम, आइडेंटिकल। तो एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। लेकिन डायस्टेरियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो आइडेंटिकल नहीं, सिमिलर होती है, ठीक है। एक आइडेंटिकल और एक सिमिलर में फर्क होता है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम, और सिमिलर का मतलब होता है लगभग सेम। तो डायस्टेरियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो लगभग सेम होती है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती। ये बात देख लो कि डायस्टेरियोमर के जो भौतिक गुण होते हैं वो लगभग समान होते हैं। डायस्टेरियोमर के जो भौतिक गुण होते हैं वो लगभग समान होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते। ये बात याद रखना, बहुत काम की बात है, खतरनाक बात है ये। एनेंशियोमर्स जो होते हैं ना, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है, लेकिन डायस्टेरियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती। वो प्रकाश का है, कहाँ गया? क्यों? ओके। दूसरी बात, डायस्टेरियोमर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो डिफरेंट होती है। लिख लो, डायस्टेरियोमर के जो रासायनिक गुण होते हैं वो भिन्न होते हैं। डायस्टेरियोमर में ऑप्टिकल रोटेशन में कोई संबंध नहीं होता। डायस्टेरियोमर की ऑप्टिकल रोटेशन में कोई संबंध नहीं होता। जैसे एनेंशियोमर्स जो होता है ना, उनके ऑप्टिकल रोटेशन में संबंध होता है कि मान लो कि ना आपका अगर ऑप्टिकल रोटेशन अगर 5 है तो आपके जो भाई होगा, आपका जो एनेंशियोमर होगा, उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? -5 होगा, ठीक है। तो जो एनेंशियोमर्स होते हैं ना, उनके ऑप्टिकल रोटेशन में क्या होता है? संबंध होता है। अगर आपका 5 है तो आपके भाई का क्या होगा? -5 होगा। लेकिन डायस्टेरियोमर में ऑप्टिकल रोटेशन में कोई संबंध नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डायस्टेरियोमर का ऑप्टिकल रोटेशन कुछ भी हो सकता है। उनके ऑप्टिकल रोटेशन में कोई संबंध नहीं होता। जैसे अगर अपन एनेंशियोमर की बात करें, अगर एक एनेंशियोमर है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन 5 है तो उसके भाई का क्या होगा? -5 होगा। ये पक्का श्योर है। आपका 5 है तो आपके भाई का -5 होगा। लेकिन कोई डायस्टेरियोमर है 2, अगर आपका 5 है तो आपके भाई का क्या होगा? कुछ पता नहीं। हाँ, बस ये पता है कि -5 नहीं होगा, ये पता है कि -5 नहीं होगा, क्योंकि अगर -5 हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? एनेंशियोमर हो जाओगे। तो ये पता है कि आपके भाई का जो होगा वो -5 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। आपका 5 है तो उसका भी 5 हो सकता है, ठीक है। दूसरा 0 भी हो सकता है। डायस्टेरियोमर का ऑप्टिकल रोटेशन 0 भी हो सकता है। एनेंशियोमर का कभी भी ऑप्टिकल रोटेशन 0 नहीं होता। एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एनेंशियोमर्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे
ये देखिए, ये दोनों आपस में डायस्टेरियोमर है दोनों आपस में डायस्टेरियोमर, कुछ सीधा कुछ उल्टा, तो कुछ सीधा कुछ उल्टा, ये क्या हो गया डायस्टेरियोमर। लेकिन आप देखो ये डायस्टेरियोमर जो है ये एक्टिव है, लेकिन ये डायस्टेरियोमर क्या है इनएक्टिव है, ये तो बढ़ जाएगा, यस सर, ये तो ऐसे कट जाएगा, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो फिर इसका रोटेशन क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये तो नहीं कटेगा, तो ये क्या हुआ एक्टिव है। तो डायस्टेरियोमर एक्टिव भी हो सकते हैं इनएक्टिव भी हो सकते हैं। तो एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, लेकिन डायस्टेरियोमर कुछ भी हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकते हैं इनएक्टिव भी हो सकते हैं, तो उनकी ऑप्टिकल रोटेशन में कोई संबंध नहीं होता। अगर आपका 5 है तो आपके भाई का क्या होगा, तो आपके भाई का कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बस ये है कि -5 नहीं होगा, -5 नहीं होगा, क्योंकि अगर -5 हो गया तो आप क्या हो जाओगे एनेंशियोमर हो जाओगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो आपका 5 है तो आपके भाई का कुछ भी हो सकता है, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, बस -5 नहीं होगा। ओके, तो डायस्टेरियोमर की ऑप्टिकल रोटेशन में कोई संबंध नहीं होता, लेकिन एनेंशियोमर की ऑप्टिकल रोटेशन में संबंध होता है। अगर कोई एनेंशियोमर अगर 5 डिग्री घुमाएगा तो उसका भाई कितने एंगल में घुमाएगा, -5 डिग्री पे घुमाएगा, ठीक है। तो एनेंशियोमर्स जो होते हैं उनके ऑप्टिकल रोटेशन जो होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, लेकिन डायस्टेरियोमर में ऐसा कोई संबंध नहीं होता। आया समझ में, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। देखो बताइए ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं या ये डायस्टेरियोमर है या आइडेंटिकल है। हाँ एक और लाइन लिख लो, एक और डायस्टेरियोमर में एक लाइन लिखो कि डायस्टेरियोमर के ना जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है। डायस्टेरियोमर के जो भौतिक गुण होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक्जेक्टली सेम नहीं होते। इस कारण से डायस्टेरियोमर को हम भौतिक गुणों के आधार पे विभेद कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो एक लाइन वहां पे जोड़ दो कि डायस्टेरियोमर के भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, एक्जेक्टली सेम नहीं होते। इस कारण से डायस्टेरियोमर जो होते हैं वो सेपरेटेबल होते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको अलग किया जा सकता है। लेकिन कल अपन ने पढ़ा था कि एनेंशियोमर्स जो होते हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं एक्जेक्टली सेम होते हैं, तो एनेंशियोमर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ओके चलिए अब यहाँ पे आ जाइए इस क्वेश्चन में कि इन दोनों में संबंध क्या है, तो कैसे चेक करें। तो कल मैंने आपको सिखाया था 90 डिग्री एक्सचेंज, सिखाया था 90 डिग्री एक्सचेंज। जब आप एक बार 90 डिग्री से जब दो ग्रुप को एक्सचेंज करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो कारबन कार्बन उल्टा हो जाता है, ठीक है। एक तरीके से कारबन कार्बन जो होता है वो एक सिक्के की तरह होता है, एक सिक्का जब आप एक बार पलटते हो तो वो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। इसी तरीके से कारबन कार्बन में 90 डिग्री से एक्सचेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है पलट जाता है, वो उल्टा हो जाता है। तो आप मुझे देखो मतलब कि आप मुझे बताओ कि इस मॉलिक्यूल से वो मॉलिक्यूल बनाना है तो सबसे पहले ऊपर वाले कारबन कार्बन में चेक करो। ऊपर वाले कारबन कार्बन को अगर देखा जाए कि ऊपर वाले कारबन कार्बन को यहाँ से ऐसा अगर परिवर्तित करना है तो कितना एक्सचेंज कराना पड़ेगा, एक एक्सचेंज कराना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का एक्सचेंज कर दो तो ऐसा ऊपर वाला कारबन कार्बन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाला कारबन कार्बन अगर हमें सेम बनाना है इन दोनों को तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 90 डिग्री एक्सचेंज करना पड़ेगा। और आपने एक बार एक्सचेंज कर दिया, वन एक्सचेंज, अगर आपने वन एक्सचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे वाले कारबन कार्बन को अगर इसमें परिवर्तित करना है तो कितने एक्सचेंज कराने पड़ेंगे, तो इसमें भी एक एक्सचेंज कराना पड़ेगा। यहाँ पे 90 डिग्री से एक एक्सचेंज कराओ तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको उसमें परिवर्तित करने के लिए कितने एक्सचेंज कराने पड़ते हैं, एक एक्सचेंज कराना पड़ रहा है। और एक एक्सचेंज मतलब चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो देखो अगर अपन बात करें इसमें इस कारबन कार्बन को उसमें परिवर्तित करने के लिए एक बार आपको उसको 90 डिग्री से
एक्सचेंज कराना पड़ेगा, एक एक्सचेंज कराना पड़ेगा, और एक एक्सचेंज कराया मतलब कि आपने एक बार पलट दिया तो वो सिक्का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो वो गलत उल्टा हो जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एनएच। और यहाँ पे भी एक एक्सचेंज से ही बनेगा, तो मतलब कि एक एक्सचेंज से बन रहा है तो इसका मतलब कि ये क्या हो चुका है, उल्टा हो चुका है, तो उल्टा हो चुका है तो ये भी आपस में क्या है, एनएच। तो ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एनएच। आया समझ में? कुछ बच्चों से यहाँ पे एक गलती हो जाएगी कि वो टोटल एक्सचेंज देख लेंगे कि टोटल एक्सचेंज सर ये एक एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज, कितने एक्सचेंज हो गए, दो एक्सचेंज, दो एक्सचेंज मतलब कि दो बार पलटा, तो दो बार पलटे तो सीधा सिक्का जो होता है वो तो सीधा हो जाता है, तो ये तो दोनों सीधे हैं, ये तो आइडेंटिकल है। नहीं नहीं नहीं, हमेशा ध्यान रखना इंडिविजुअल देखना है। इस काल कार्बन को उसमें परिवर्तित करने के लिए कितने एक्सचेंज हुए, एक एक्सचेंज, तो ये चेंज हो चुका है। इस काल कार्बन को उसमें एक्सचेंज करने के लिए कितने एक्सचेंज करें, एक एक्सचेंज, ये भी उल्टा हो चुका है। टोटल एक्सचेंज नहीं देखने, टोटल नहीं देखना है, ऐसा नहीं करना कि इसके एक्सचेंज और इसके एक्सचेंज को जोड़ दो तो टू एक्सचेंज, तो मतलब नो चेंज, ऐसा नहीं करना है। ओके चलो इन दोनों के बीच में समझ लो, ये दोनों आपस में क्या है, ऊपर वाले में कितने एक्सचेंज हो गए, ऊपर वाले में एक एक्सचेंज होगा, इन दोनों को आपस में 90 डिग्री से एक्सचेंज कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज हो रहा है, तो एक एक्सचेंज मतलब चेंज हो चुका है, ठीक है। नीचे वाले को अगर परिवर्तित करना है तो कितने एक्सचेंज करने पड़ेंगे, दो, एक बार इन दोनों का एक्सचेंज करो, फिर एक बार इन दोनों का एक्सचेंज करो, पहले Q इधर, फिर P इधर, फिर P इधर, R इधर, तो यहाँ पे दो एक्सचेंज करने पड़ेंगे, और टू एक्सचेंज मतलब नो चेंज, तो ये क्या लगेगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे वाले में दो एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो क्या रह रहा है, सीधा रह रहा है, एक ऊपर वाले में एक एक्सचेंज हो चुका है तो मतलब वो उल्टा हो चुका है, तो कुछ उल्टा कुछ सीधा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आया समझ में? ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल या एनएच या डाइस्टेरियोमर, आइडेंटिकल। ऊपर वाले में कितने एक्सचेंज करने पड़ेंगे, क्या करें, पहले x और w पे इधर लेके आ जाओ, एक एक्सचेंज, और फिर w पे इधर, फिर z पे इधर, ये दूसरा एक्सचेंज। यहाँ पे कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, दो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो मतलब कि नो चेंज, तो ये क्या है, सेम है, तो ये दोनों सेम है। नीचे वाले में कितने एक्सचेंज करने पड़ेंगे, तो नीचे वाले में भी दो करने पड़ेंगे। पहले एक काम करो, E को इधर लेके आओ, D को इधर लेके आओ, एक एक्सचेंज, फिर D को इधर, F को इधर, दूसरा एक्सचेंज। तो यहाँ पे कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, दो एक्सचेंज, तो ये भी क्या रहेगा, सेम। तो ऊपर वाला भी सीधा, नीचे वाला भी सीधा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। आया समझ में, क्लियर? चलिए इन दोनों में क्या संबंध है, आइडेंटिकल, नीचे मिरर रख देंगे तो एग्जैक्टली बनेगा,
यहाँ पे एक तो पहले तो आपको ये लिखना चाहिए कि यहाँ पे मैंने कलर कार्बन की पोजीशन चेंज कर दी है, एक को ऊपर भेज दिया एक को नीचे भेज दिया। तो एक काम करो, पहले इसकी मिरर इमेज बना दो। तो अगर इसकी मिरर इमेज बनाई जाए, नीचे आईना रखो, नीचे आईना रखो, नीचे आईना रखेंगे तो ऐसा कुछ मिलता जुलता मॉलिक्यूल बन जाएगा, बन गया मिलता जुलता। अब देखो ये तो मैच कर रहा है, नीचे वाला कलर कलर मैच कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला मैच नहीं कर रहा है। तो ऊपर वाले को मैच कराना हो तो कितने एक्सचेंज कराने पड़ेंगे? तो यहाँ पे कितने एक्सचेंज कराने पड़ेंगे? दो एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। तो कितने एक्सचेंज कराने पड़ेंगे? दो कराने पड़ेंगे ना? हाँ, तीन एक्सचेंज कराने पड़ेंगे, तीन एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। अब ऐसे ऐसे देख लो ना कि ऊपर वाले में यहाँ पे मिरर रख दो तो ये उल्टा हो जाएगा, ये चीज बन जाएगी। आई बात समझ में? तो और मिरर रखने पे उल्टा होता है तो वो एक एक्सचेंज माना जाता है, वो चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देखो इन दोनों में अगर संबंध देखा जाए, नीचे वाला सेम है लेकिन ऊपर वाला उल्टा है, तो ये दोनों आपस में क्या है? डायस्टेरियोमर। और ये दोनों आपस में क्या है? एनेंशियोमर्स। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं और ये दोनों अगर आपस में डायस्टेरियोमर हैं तो फिर ये भी आपस में दोनों में क्या होंगे? डायस्टेरियोमर। हाँ या ना? ठीक है कि आज दोनों में देखा जाए नीचे वाला तो सीधा है, लेकिन ऊपर वाले में देखा जाए, ऊपर वाले में तीन एक्सचेंज होंगे। तो तीन एक्सचेंज मतलब कि आपने सिक्के को तीन बार पलटा, और सिक्के को जब तीन बार पलटे तो वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो ये दोनों क्या है? उल्टे हैं, और ये दोनों क्या है? सीधे। तो कुछ सीधा कुछ उल्टा, तो ये तो आपस में क्या हो गए? डायस्टेरियोमर। और अगर आप दोनों अगर डायस्टेरियोमर हो और आप दोनों अगर एक दूसरे की मिरर इमेज हो तो आप तो एनेंशियोमर हो गए, और आप दोनों एनेंशियोमर, आप दोनों डायस्टेरियोमर, तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे? डायस्टेरियोमर। हाँ या ना? कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर? ये बात समझ में आती है कि ये दोनों अगर एनेंशियोमर है, ये दोनों डायस्टेरियोमर है, तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे? डायस्टेरियोमर होंगे। क्योंकि देखो इन दोनों में तो संबंध क्या है? कुछ सीधा कुछ उल्टे का है, और इन दोनों में क्या है? पूरे उल्टे का है। तो पूरे उल्टे का है। अब देखो इसमें क्या हुआ? इसमें ये भी उल्टा हुआ, ये भी उल्टा हुआ, तो ये चीज बनी। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें ये सीधा रहा लेकिन ये उल्टा हुआ, तो ये चीज बनी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में ये दोनों कार्बन नीचे वाले क्या है? सीधे सीधे, और इन दोनों में ये दोनों कार्बन क्या है? उल्टे। ठीक है, तो आप दोनों में ये जो नीचे वाला कार्बन है ये उल्टा है, और इन दोनों में ये नीचे वाला कार्बन सीधा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब कि इन कार्बन और इस कार्बन में देखा जाए संबंध वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कि आप दोनों उल्टे हो और आप दोनों यहाँ पे सीधे हो, इसका मतलब कि ये कार्बन यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, तो ये जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ पे भी है, और आपका इसके साथ उल्टे का संबंध है, तो फिर इसका भी यहाँ पे क्या होगा? उल्टे का संबंध होगा। आया समझ में? आप दोनों उल्टे हो, ठीक है, और आप दोनों भी उल्टे हो, तो इसका मतलब ये दोनों सेम। हाँ या ना? कि आप दोनों इसको उल्टा करा तो ये बना, और इसको उल्टा करा तो ये बना, और दो बार उल्टा करोगे तो वापस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अच्छा सॉरी वो मैंने गलत बता दिया, मुझे ऐसे बताना चाहिए था कि कार्बन तो ऊपर नीचे हो चुके हैं ना। हाँ, तो देखो ये दोनों आपस में क्या है? उल्टे, और ये दोनों आपस में क्या है? सीधे। तो इसका मतलब कि ये कार्बन और ये कार्बन सेम है। ठीक है, और आपका इसके साथ संबंध उल्टे का है, तो फिर इसका भी इसके साथ संबंध क्या होगा? उल्टे का। तो ये दोनों उल्टे। ठीक है, तो ये दोनों उल्टे, ये दोनों आपस में उल्टे, और ये भी ये इसके साथ भी क्या है? उल्टा। इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा, इसको उल्टा करो तो ये बना। इसका मतलब ये दोनों क्या होगा? सेम। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों उल्टे, तो ये आपस में क्या हो गए? डायस्टेरियोमर। आया समझ में? चलो अब तीन कलर कार्बन हो गए,
अगर 3 कार्बन कार्बन हो चुके हैं, एक कार्बन कार्बन 2 तरीके से लेगा, 2 कार्बन कार्बन 4 तरीके से लेगा, 3 कार्बन कार्बन हो गए तो कितने तरीके होंगे? 8 तरीके हो गए, 8 तरीके हो गए, 6 तरीके नहीं होंगे, 8 तरीके। यहाँ पे कैसा रिलेशन चलता है? 2 की पावर n। अगर एक कार्बन कार्बन हो तो 2 की घात 1, 2 कार्बन कार्बन हो तो 2 की घात 2, 3 कार्बन कार्बन हो तो 2 की घात 3, 8 तरीके होंगे। तो ये 8 तरीके होंगे, लेकिन मैं वो 8 तरीके बना नहीं रहा हूँ, 8 तरीके आप खुद बना सकते हो, ठीक है? आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप वो प्रोबेबिलिटी लगा के कौन कौन से हो सकते हैं। मैं आपको बीच का कोई संरचना दे रहा हूँ, बताओ इन दोनों में संबंध क्या है? ये आपस में क्या है? ये डायस्टेरियोमर है, एनेंटियोमर से, ये आइडेंटिकल है। डायस्टेरियोमर ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला तो सीधा 2 एक्सचेंज जोड़े, एक बार A और B को एक्सचेंज करो, एक बार फिर B और C को एक्सचेंज करो, तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो 2 एक्सचेंज से बन रहा है, तो ये तो क्या है? सेम। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला तो उल्टा है, इसको पूरा आपने उल्टा कर दिया, तो ये तो क्या है? उल्टा, ठीक है? क्या करें? U उल्टा, ठीक है? और नीचे वाला भी क्या है? नीचे वाला भी उल्टा है, एक एक्सचेंज, इन दोनों में एक एक्सचेंज लगाओ तो ये बन जाएगा। और एक एक्सचेंज से कोई चीज बनती है तो इसका मतलब कि वो उल्टा हो चुका है। ये उल्टा, ऊपर वाला सीधा, तो कुछ सीधा कुछ उल्टा, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? आया समझ में? यस सर। चलिए अब आप डीपीपी निकालो, डीपीपी निकालो। डीपीपी आप निकाल लीजिए थर्ड, इसको कीजिए। टीपीपी 3 उस पे है ना, एनेंटियोमर्स डायस्टेरियोमर्स आइडेंटिकल पे करो इसको।
पेंसिल दी है पेन दिया है हाँ पेंसिल और दी ये भी समझ में आ रहा है
ओके डन, कोई डाउट? हाँ सर। कौन सा? 27 और 28 कौन सा वाला? 27 और 27 से पहले आउट। नहीं सर। 27 में वो उल्टा वाला केस है, उल्टा वाला केस है कि 27 में अगर अपन बात करें यहाँ पे ये मिथाइल प्रोपाइल इथाइल HTD, ठीक है, और फिर ये HTD, मिथाइल प्रोपाइल और इथाइल, ठीक है। अब अपन को इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध ज्ञात करना है तो क्या करें? पहले कुछ इन दोनों को एक जैसा बनाओ। एक जैसा मतलब बनाने का मतलब कि जैसे इसका कार्बन ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन नीचे जा चुका है और ये कार्बन इधर नीचे है तो उधर ऊपर जा चुका है। तो पहले काम करो, आना इसको ऊपर लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ और फिर संबंध चेक करो। तो कैसे करें? यहाँ पे नीचे आईना रख दो, नीचे आईना रख दिया जाए तो इधर H, ये T, ये D, ये मिथाइल, ये प्रोपाइल और ये क्या हो जाएगा? इथाइल, ठीक है। अब ये दोनों कुछ एक जैसे हो गए, लेकिन कार्बन में एक जैसे हो गए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में संबंध चेक करो तो इन दोनों में चेक करा जाए तो नीचे वाला तो क्या है? सेम है, ऊपर वाला भी क्या है? सेम है। तो ये दोनों तो आइडेंटिकल है और ये दोनों NH है, तो ये भी क्या होगा? NH। ये दोनों सेम है और ये दोनों NH है, तो फिर ये चीज वही तो है, तो फिर ये दोनों आपस में क्या होगा? NH। मिथाइल Cl OH H NH2 OH H OH NH2 Cl मिथाइल OH। अब इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या करना है? तो थोड़ा मतलब कि इनको कार्बन में तो एक जैसा बनाओ कि काले कार्बन ऊपर नीचे, तो एक काम करो, नीचे यहाँ पे आईना रख दो। अगर नीचे आईना रख दिया जाए तो ये मिथाइल, ये Cl, ये OH, ये H, ये NH2 और ये OH, ठीक है। अब मैंने तो वही चीज बना दी, H OH NH2 मिथाइल Cl OH, ओके, ठीक है। अब ये है ना, इसको उल्टा कर दिया तो ये चीज बन गई। अब यहाँ पे दोनों इस ना जैसा कलर कार्बन यहाँ पे ऊपर है वैसे यहाँ पे भी ऊपर है, जैसा कलर कार्बन यहाँ पे नीचे वैसे यहाँ पे नीचे, तो इन दोनों के बीच में चेक कर सकते हैं। तो नीचे वालों के बीच में क्या संबंध है? जो नीचे वाला वो तो उल्टा दिख रहा है साफ, ये यहाँ पे अगर आईना रख दिया जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी। नीचे वाला क्या है? उल्टा, नीचे वाला उल्टा है, ठीक है। ऊपर वाला भी उल्टा है, ऊपर वाला भी उल्टा है, तो ऊपर वाला भी उल्टा है, नीचे वाला भी उल्टा, दोनों ही उल्टे हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? NH और ये दोनों आपस में क्या है? NH। तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइडेंटिकल। आया समझ में कि आप दोनों एक दूसरे के भाई हो और आप एक दूसरे के भाई हो, ठीक है, और दुनिया में आपके भाई तो दो ही है, ठीक है, ओके। तो फिर ये दोनों क्या हो गए? सेम। और कोई डाउट? हो गए सारे कंप्लीट? कुछ आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये चीज है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है थोड़ी बच्चों को टफ लगती है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी, आपको सिंपल लग रही होगी। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? पक्का? ठीक है, चलिए। अब एक और चीज होती है मिसो। अपन ने NH नंबर देख लिए, डैश नंबर देख लिए, अब एक आखिरी चीज है मिसो। ये दोनों NH नंबर है, ये दोनों NH नंबर है, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल होंगे ना। NH नंबर के पेयर तो दो ही होते हैं ना, NH नंबर तो दो ही होंगे,
ऐसे सुनो ऐसे ऐसे। ये दोनों यहाँ पे क्या है, उल्टे, मतलब कि आपने इस चीज से ये चीज बनाई तो ये वाला कार्बन क्या हो चुका है, उल्टा, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज से ये चीज बनाई तो ये कार्बन वापस क्या हो चुका है, उल्टा, तो सेम हो गया। तो दो बार उल्टा करा तो सेम हो गया ना, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो गया, सेम, ठीक है। इसको उल्टा करा तो ये बना, इसको उल्टा करा तो ये बना, तो दो बार उल्टा करा इस कार्बन को, एक बार उल्टा करा तो ये बना, एक बार उल्टा करा तो ये बना, तो फिर ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, आइडेंटिकल है कि नहीं है। आया समझ में? अब देखो मीसो, मीसो क्या होता है, किसी को पता है मीसो क्या होता है? मीसो किसे कहते हैं? मीसो होता है जिसमें केवल कार्बन्स हो, केवल कार्बन नहीं, केवल कार्बन्स हो, ठीक है, जिसमें केवल कार्बन्स हो, एक से ज्यादा केवल कार्बन हो, ठीक है, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव उसको हम कहते हैं मीसो, ठीक है। कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा केवल कार्बन है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसको कहा जाता है मीसो। जैसे टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इसे कहते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड में देखो केवल कार्बन्स है, यहाँ पे दो केवल कार्बन है, लेकिन ये जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें केवल कार्बन तो है लेकिन आप ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो, आप ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो अगर आप में केवल कार्बन है और आप ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो आपको क्या कहा जाएगा, मीसो। तो ये क्या है, एक मीसो है। मीसो जो होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। जैसे और देखो इसमें कितने केवल कार्बन है, इसमें दो केवल कार्बन है, एक ही कार्बन कलर है, एक ही कार्बन कलर है। अब क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ये मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आप में केवल कार्बन्स है लेकिन आप ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तो फिर आप क्या बन जाओगे, मीसो। कि केवल कार्बन्स हो और आप ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो आप क्या कहलाओगे, मीसो। आया समझ में? तो मीसो किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक केवल कार्बन हो और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो वो मीसो कहलाता है। क्लियर? ओके। एक तरीके से देखो कि मीसो में आपको समझ में आ जाएगा, मीसो में जो है ना, मीसो जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। मीसो जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, दो केवल कार्बन का एक सिमेट्रिकल रूप है। देखो ये दो केवल कार्बन है, ये दोनों एक जैसे, देखो ये दोनों एक जैसे, इसके पास भी H, इसके पास भी H, इसके पास भी OH, इसके पास भी OH, इसके पास भी COH, इसके पास भी CH। एक तरीके से यहाँ पे ये जो दो केवल कार्बन है एक तरीके से एक दूसरे के भाई है कि नहीं है? यहाँ पे जो दो केवल कार्बन है वो तो एक दूसरे के भाई। देखो यहाँ पे मिरर इमेज रख दी जाए, यहाँ पे एक आईना रख दिया जाए बीच में, तो आप एक दूसरे के भाई दिखोगे कि नहीं दिखोगे? तो मीसो तो एक तरीके से कॉम्बिनेशन है दो एनंटियोमर का। मीसो एक तरीके से दो एनंटियोमर का कॉम्बिनेशन है कि आप में जो ये दो केवल कार्बन है ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे H H OH OH COH COH, ठीक है। और अब आपके बीच में संबंध क्या होगा कि अगर आपके बीच में आईना रख दे तो आप एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो आप तो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। एक तरीके से आप में ये जो दो केवल कार्बन है वो तो एक तरीके से एनंटियोमर है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे दो एनंटियोमर एक साथ जुड़े हुए। तो अब सुनो, जब आप यहाँ से लाइट पास कराओगे, ठीक है, तो एक जना घुमाएगा लाइट को क्लॉकवाइज और दूसरा जना लाइट को घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जितना ये घुमाएगा उतना ही ये घुमाएगा, क्योंकि आप एक तरीके से देखा जाए तो एनंटियोमर हो कि यहाँ पे बीच में अगर आपके मॉलिक्यूल में यहाँ पे आपके साथ कोई दूसरा एनंटियोमर नहीं है, आपके मॉलिक्यूल के अंदर ये जो दो केवल कार्बन है ना वो एक दूसरे का एनंटियोमर की तरह काम कर रहे हैं कि जब लाइट इसके अंदर में से जाएगी ना इस मॉलिक्यूल में, तो इसमें एक केवल कार्बन लाइट को घुमाएगा क्लॉकवाइज, एक जना घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और जितना ये घुमाएगा उतना ही ये घुमाएगा। तो नेट लाइट क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो लाइट जो होगी वो सीधी पास हो जाएगी। तो लाइट मॉलिक्यूल में घुसी भी सीधी थी और निकलेगी भी सीधी। लाइट बेंड हुई, यहाँ पे लाइट बेंड होगी, जब लाइट है ना मॉलिक्यूल के अंदर जाएगी तो मॉलिक्यूल के अंदर जो ये केवल कार्बन है वो लाइट को बेंड करेंगे, ठीक है, लेकिन एक क्लॉकवाइज करेगा एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो कुल मिलाकर लाइट क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो लाइट सीधी निकल जाएगी। आई बात समझ में? तो मीसो जो होता है उसमें केवल कार्बन्स होते हैं
मिसो जो होता है उसमें ना लाइट मुड़ती है, लेकिन उस लाइट में क्या होता है, नेट कैंसिल, नेट जो रोटेशन होता है ना वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो दो काल कार्बन है वो एक तरीके से एक दूसरे की मिरर इमेज है। अंदर ही अंदर जो काल कार्बन दो चिपके हुए हैं वो एक तरीके से एक दूसरे की मिरर इमेज है। यहाँ पे अगर आईना रख दिया जाए तो आप तो एक दूसरे के एनएचओ लग रहे हो कि नहीं, आप एक दूसरे के एनएचओ, तो आप तो एक दूसरे के एक तरीके से एनएचओ बनो। देखो आपके पास भी एच, इसके पास भी एच, ये भी OH, ये भी OH, ये COH, ये भी COH, तो एक तरीके से आप दोनों के पास ग्रुप सेम है। बीच में आईना रख दिया जाए तो आप तो एक दूसरे के मिरर इमेज बन गए, तो आप तो एक दूसरे के एनएचओ बनोगे। तो मिसो बेसिकली दो एनएचओ का कॉम्बिनेशन है, दो एनएचओ का जुड़ाव है, ठीक है। तो फिर आप में से लाइट पास होगी तो वो तो नेट कैंसिल हो जाएगी, उसका नेट रोटेशन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एनएचओ का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो जब आपकी लाइट पास होगी, एक जना घुमाएगा क्लॉकवाइज, दूसरा जना घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो जितना ये घुमाएगा उतना ये घुमाएगा, तो लाइट नेट क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो लाइट सीधी चली जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो कल कार्बन है, देखो इसके पास H, इसके पास भी H, इसके पास OH, इसके पास भी OH, यहाँ पे इसके पास एक CH2, तो वैसे ही CH2 ये भी यहाँ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो ये तो दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो बीच में अगर मिरर रख दिया जाए, यहाँ पे आईना रख दिया जाए, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आप तो एक आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो आप तो क्या हो गए, एनएचओ। तो जब आप में से लाइट पास होगी तो एक जना घुमाएगा क्लॉकवाइज, एक जना घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो लाइट क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो लाइट जो होगी वो सीधी चली जाएगी। मिसो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मिसो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मिसो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू internal compensation, internal compensation। मिसो जो होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। किस कारण से, ड्यू टू मतलब कारण से, किस कारण से, इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। आंतरिक कंपनसेशन को क्या कहते हैं, कंपनसेशन का मतलब होता है काटना, कैंसिल करना, ठीक है। तो मिसो जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों, इंटरनल कंपनसेशन। यहाँ पे लाइट मुड़ती है, यहाँ पे लाइट बेंड होती है, जब लाइट मॉलिक्यूल के अंदर जाती है तो वहां पे बेंड होती है, लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, कैंसिल भी हो जाती है। कि लाइट जब जाएगी तो वहां पे लाइट का मुड़ाव होगा, लाइट मुड़ेगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो लाइट सीधी चली जाती है, ठीक है। तो मिसो क्या होता है, मिसो में एक्टिविटी कैंसिल क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे माना काले कार्बन से है, ठीक है, लेकिन जो काले कार्बन है ना वो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो जब लाइट जाएगी ना तो ये भी मोड़ेगा, ये भी मोड़ेगा, लेकिन दोनों एक जैसे हैं तो दोनों बराबर मोड़ेंगे, ठीक है, इसलिए लाइट क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक है। तो मिसो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। कल आपने पढ़ा था रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ना वो 50-50 मिक्सचर होता है दो एनएनशियोमर का। 50-50 मिक्सचर, 50-50 जो मिक्सचर होता है एनएनशियोमर का, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है ना। 50-50 का जो एनएनशियोमर का जो अनुपात होता है उसको रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। और रेसिमिक मिक्सचर भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब रेसिमिक मिक्सचर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है उसका रीजन है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन। कि रेसिमिक मिक्सचर भी है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन वहां पे इंटरनल कंपनसेशन नहीं होता है, वहां पे एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। क्या होता है कि वहां पे 50-50 के क्या दो एनएनशियोमर है, आपने लाइट पास करी, इसने भी मोड़ी, वहां पे जब मॉलिक्यूल के अंदर लाइट जाएगी तो मॉलिक्यूल उसको बेंड करेगा और मॉलिक्यूल में से वो निकल के बेंड होके निकलेगी, मुड़ी भी निकलेगी। यहाँ पे जो दूसरे एनएनशियोमर है 50 वाले, ये भी लाइट को मोड़ेंगे और वो भी बेंड करके उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर कैंसिल हो जाएगी, वहां पे मॉलिक्यूल के अंदर अंदर कैंसिल नहीं होती। वहां पे क्या होता है कि आपके पास ये मिक्सचर है, आपने यहाँ पे मान लो कोई होल है, यहाँ से आपने लाइट पास कराई, ठीक है, और फिर ये लाइट वो सामने वाले होल में से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट इसमें से जाएगी, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे उसको क्लॉकवाइज मोड़ेंगे और कुछ मॉलिक्यूल जो बाइंड हो गए उसके वो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो लाइट को मोड़ के बाहर निकालता है, लेकिन जिसे वो मोड़ के बाहर निकालेगा ना, यहाँ से ही बाहर निकलेगी मुड़ के मॉलिक्यूल में से, यहाँ से मॉलिक्यूल में से मुड़ के बाहर निकलेगी। जैसे ही बाहर आएगी ना तो एक दूसरे को क्या कर देगी, काट देगी, क्योंकि आपके यहाँ पे एनएनशियोमर से 50 क्लॉकवाइज वाले रोटेशन वाले और 50 क्या है
एंटी क्लॉकवाइज वाले। तो जब लाइट आप में से पास होगी तो ये 50 को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मोड़ेंगे, ये 50 एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे। तो लाइट निकली, मुड़ के निकली, लेकिन जैसे ही मुड़ के बाहर आएगी तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल। तो लाइट जो होगी बाहर सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनसेशन जो हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर होके हो रहा है। मॉलिक्यूल में से बाहर निकल के जब लाइट आती है तो कैंसिल होती है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल कंपनसेशन, और ये क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन। आया समझ में? हाँ या ना? तो ये बात है। ओके डन। ठीक है, अब आप एक काम करो, डीपीपी एक मीसो वाली डीपीपी होगी,
मिली DPP6 मेसो वाली, ठीक है, इसको करो। चलो रुको, DPP6 मेसो वाली अभी मत करो, ये आप घर पे करना, ये आपका होमवर्क है। मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, जो भी आपने DPP करी थी 3 वो निकालो। DPP3 आपने जो अभी DPP3 करी, DPP3 में आपने NH और डाइस्टेरोन पहचाने, तो वो आपने कैसे पहचाने? 90 डिग्री एक्शन से पहचाने, ठीक है। हम R एंड S से भी पता लगा सकते हैं, हम R एंड S से पता लगा सकते हैं। एक और तरीका कैसे, जैसे पहले वाला देखते हैं, देखो H मिथाइल इथाइल D ET मिथाइल, इथाइल H इथाइल D मिथाइल मिथाइल, ठीक है, यही है। हाँ, इन दोनों के बीच में संबंध देखना है, तो इन दोनों के बीच में संबंध देखना है, तो ये एनएचएमआर आइडेंटिकल है या डाइस्टेरोमर है। तो एक तरीका है कि वो 90 डिग्री एक्सचेंज मिरर इमेज वो करके देखो, ठीक है। वरना एक और तरीका, आसान तरीका, आरएनएस निकाल दो। आरएनएस, इसका आरएनएस निकाला जाए तो पहला नंबर किसका मिलेगा? किसको मिलेगा? नीचे लगा नंबर को मिलेगा, ठीक है। दूसरा किसको मिलेगा? इथाइल को मिलेगा। तीसरा किसको मिलेगा? मिथाइल को मिलेगा। अब चौथा किसको मिलेगा? एच को मिलेगा। 1 2 3 कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया? एस। लीस्ट प्रायोरिटी है हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला किसको मिलेगा? ऊपर वाले को मिलेगा। दूसरा किसको मिलेगा? इथाइल को मिलेगा। तीसरा किसको मिलेगा? मिथाइल को मिलेगा। चौथा किसको मिलेगा? डी को मिलेगा। 1 2 3 कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस आर, लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, तो आर का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला नंबर नीचे ले लो, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, 1 2 3 कैसे चल रहा है? आर, लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, आर का हो जाएगा एस। यहाँ पे ऊपर वाले फिर इसको मिलेगा ऊपर वाले को, फिर दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, 1 2 3 कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एस का हो जाएगा आर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये आर है, यहाँ पे ये क्या हो चुका है? एस, उल्टा हो चुका है। यहाँ पे ये क्या है? एस है, यहाँ पे क्या हो चुका है? आर हो चुका है, उल्टा हो चुका है। तो ये भी उल्टा, ऊपर वाला भी उल्टा, तो ये क्या हो गया? एनएच। एनएच है कि नहीं है? ठीक है, ओके। अगला देखो, अगला ये देखते 6 छठा देखते हैं। ये छठा नहीं देखते हैं तो आठवां देखो तो आठवां देखें। हां सर आठवां। हाँ, आठवां देखते हैं। देखो आठवां देखते हैं। F Br Cl मिथाइल प्रोपाइल इथाइल, ओके, ठीक है। अब दूसरा क्या है? F Br Cl इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, यही है, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करी है? मैंने आठवां सर आपने उल्टा लिखा। F Br Cl मिथाइल प्रोपाइल इथाइल, ठीक है। F Br Cl इथाइल, हाँ, प्रोपाइल और मिथाइल, अब सही ना? ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में संबंध देखना है, तो कॉन्फिगरेशन से देखते हैं। कॉन्फिगरेशन निकालो, ऊपर लेकर निकाले। पहला नंबर किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? Br को मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। फिर किसको मिलेगा? Cl को मिलेगा। फिर किसको मिलेगा? फ्लोरीन को मिलेगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कम होता है, तो उसको सबसे कम मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया? एस हो गया। लीस्ट प्रायोरिटी कहां पे? लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे, तो नो चेंज, एस का एस ही रहेगा। अब ये देखो, यहाँ पे पहला नंबर किसको मिलेगा? ऊपर वाले को मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले में कार्बन से Cl Br F जुड़े हुए, तो ऊपर वाले को, फिर Pr, फिर Et को, फिर इसको, ठीक है। 1 2 3 कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मींस आर, लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पे, तो आर का क्या हो जाएगा? एस। ऊपर वाला भी एस, नीचे वाला भी एस। अब ये देखो, यहाँ पे पहला नंबर किसको मिलेगा? Br। दूसरा किसको मिलेगा? Cl। तीसरा किसको मिलेगा? फ्लोरीन। चौथा इसको, 1 2 3 4 क्या हो रहा है? एस, ठीक है। नीचे वाला पहला नंबर किसको मिलेगा?
ऊपर वाले को, दूसरा PR, तीसरा इसको, चौथा इसको, चौथे को छुपा दो 1 2 3 कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज हाँ पार्ट क्या रहेगा S कैसे होता आ रही रहेगा अच्छा हाँ सॉरी आ ही रहेगा ना कि लिस्ट प्रायोरिटी तो वर्टिकल पे ही है तो आ ही रहेगा तो देखो यहाँ पे ऊपर वाला सीधा है ये भी S ये भी S तो दोनों का विन्यास सेम आ रहा है इसका मतलब कि ये सीधा है नीचे वाला S यहाँ पे नीचे वाला R तो विन्यास उल्टा हो चुका है तो मतलब कार्बन भी उल्टा हो चुका है कुछ सीधा कुछ उल्टा तो ये आपस में क्या हो गए आया से मतलब कि आया समझ में ठीक है तो अगर विन्यास उल्टे हो जाते हैं तो एनेंशियमर विन्यास कुछ सीधे रहते हैं कुछ उल्टे रहते हैं तो डायस्टेरियमर और विन्यास पूरे पूरे सेम रहते हैं तो आइडेंटिकल आया समझ में तो आप 90 डिग्री एक्सटेंस से भी देख सकते हो आप वरना विन्यास से भी देख सकते हो क्लियर ठीक है तो आज का आपका होमवर्क क्या है आज का आपका होमवर्क है कि आप ये कर लेना DPP6 ठीक है और आपको मैंने कल होमवर्क दिया था एनटी का पेपर करने के लिए करा आपने एनटी का पेपर ठीक है तो आज तो मैं डिस्कस नहीं कर पाया कल मैं डिस्कस करूंगा एनटीए का पेपर ठीक है एनटी का पेपर कल 2 घंटे डिस्कस 2 घंटे डिस्कस एनटी के पेपर तो आप पहले से भी तो कर रहे हो 10 तक करेंगे ठीक है आप एनटी के पेपर करते जाओ देखो सुनो एक पेपर तो आप कर रहे हो सैटरडे को तो यहाँ पे हो गई एक दो पेपर तो आप दे सकते हो ठीक है तो 2 पेपर आप अपने घर पे दो ठीक है संडे को दे दो मंडे को दे दो ट्यूसडे को दे दो जब भी आपको टाइम मिले मैं हर हफ्ते मतलब कि 2-3 पेपर डिस्कस करूंगा ठीक है 2-3 पेपर में डिस्कस करूंगा कल मैं 2 पेपर डिस्कस करूंगा एनटी का पहला पेपर और दूसरा पेपर ठीक है करके आने सवाल ठीक है करके आने वो पूरा पेपर अगर मुझे मैं आपसे मार्क्स पूछूंगा आपका चेक करूंगा आपकी वेबसाइट ऐप है ना उसमें मैं चेक करूंगा आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए और वो तो झूठ बोलेगा नहीं ठीक है हाँ तो दे दिया अटेम्प्ट में तो बताएगा ना आपने कभी भी दिया तो अटेम्प्ट में तो बताएगा कि आपने कितने सही करते कितने गलत करेंगे ठीक है हाँ फर्स्ट क्लास तो ट्राई में निकाला गया कि कैसा है टेस्ट ठीक है ओके तो आपको टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से देना है वो आपके साथ आपका ही फायदा है ठीक है आप भी चीटिंग करके अगर दोगे पेपर तो उसमें आप ही नुकसान है ये तो इतने समझदार तो आप हो ही हाँ नहीं वो मैं समझ गया पहला पेपर आपने ट्राई में दिया था लेकिन आप आगे से जो पेपर दो वो आप ईमानदारी से देना चलिए ओके तो देखो हमने ना स्टीरियो केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट कर लिया बेसिक स्टीरियो कर लिए ये जो अपन ने पढ़ा ना ये बेसिक स्टीरियो हो गई है कि बेसिक स्टीरियो कि भाई एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं ठीक है ओके फिर काइल कार्बन क्या होता है फिर उसके बाद फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं एनेंशियमर क्या होते हैं कैसे चेक करते हैं कि ये एनेंशियमर है या आइडेंटिकल है 90 डिग्री एक्सचेंज ठीक है फिर हमने विन्यास निकालना सीख लिया और विन्यास से फिर और सीख लिया कि विन्यास से भी अपन एनेंशियमर और आइडेंटिकल चेक कर सकते हैं ठीक है फिर अपन ने आज देखा डायस्टेरियमर और मेसो देखा ठीक है और साथ में अपन प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक अच्छा होता जा रहा है ओके आज आप ये मेसो वाली शीट कर लेना टेस्ट पेपर आज आप दे देना ठीक है जिन्होंने नहीं दिए वो टेस्ट पेपर दे देना और जिन्होंने दे दिए वो एक बार वापस देख लेना कि हमने क्या डाउट आए थे और हमें सर से क्या पूछना है ओके ठीक है कल मैं आपको ना इस पे आइसोमेरिज्म पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आपको एक मिक्स्ड सीट दे दूंगा अभी क्या है ओनली है ना एक्टिविटी पे ओनली आरएनएस पे ओनली एनेंशियमर पे ओनली डायस्टेरियमर पे ओनली मेसो पे अभी टॉपिक वाइज है अब आपको एक मिक्स्ड सीट मिक्स क्वेश्चन देंगे जिसमें एनेंशियमर भी हो डायस्टेरियमर भी हो सब मिक्स हो ओके ये अपन ने देख ली बेसिक वाली स्टीरियो केमिस्ट्री देख ली है अब इसके बाद एक आती है डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री में तो सारी चीज जितनी भी रिएक्शंस अपन ने पढ़ी ना वो सारी रिवाइज होगी सारी रिवीजन होगा फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन एल्कीन में HBr का एडिशन एल्कीन में डायल्यूट एस्टर का एडिशन साइनोएड्रिन का फॉर्मेशन सारी रिएक्शन रिवाइज होगी डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री में ठीक है डायनेमिक में तो और मजा आएगा ये तो बेसिक है डायनेमिक में और मजा आएगा और ज्यादातर आजकल जो IIT में सवाल आते हैं ना वो डायनेमिक में सवाल आते हैं चलिए अब मिलते हैं कल ठीक है परसों आपका टेस्ट है ठीक है चलो